वेलकम स्टूडेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन के पार्ट 4 में हम कौन से नए रिएक्शन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो रिएक्शन कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के, जैसे कि एडिशन रिएक्शन, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ऐसे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शंस अल्डिहाइड कीटोन के। उसी के बाद हमने हेलोजनेशन किया था और ऐसे हमने किया था कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस किए थे। तो इन सब के बाद हम और भी कुछ रिएक्शन करने वाले हैं, जैसे कि अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था हमने। तो ये सब हो चुकी है जो हम नाम ले रहे हैं। अब कौन से बचे हैं वो पार्ट 4 में आएंगे। जैसे कि पार्ट 4 में मैं पहले ही ले रहा हूं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो वो जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो रिएक्शन हो चुके हैं उनका अगर हम ब्रॉड जो उसकी जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम कितने टाइप्स के थे, तो हम अब तक जो है 7 टाइप से कर चुके हैं और ये 8th टाइप का कर रहे हैं, जो 8th और 9th टाइप का हम यहाँ करेंगे, जो कि पार्ट 4 वीडियो में आएगा। तो अब देखिए, ये जो रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पहले कर रहे हैं और इसके बाद कुछ और भी करेंगे। पहले हम इसके ऊपर चलते हैं। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है ना कई तरह से हो सकता है। जैसे कि इसको मैं अगर बांटना शुरू करूं तो पहले तो मैं करूंगा 1 पार्ट में करूंगा कि पॉलीमराइजेशन किसका, पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड पहला अल्डिहाइड होता है, जानते हैं, यानी HCHO। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO होता है। इसको कई बार हम ऐसे लिखते हैं और CH2 लिख सकते हैं। देखो काउंट करके देखो, CH2 लिखते हैं, कई बच्चों को पता भी है अच्छी तरह से कि CH2 लिख सकते हैं। अब ये जो है ना फॉर्मल्डिहाइड, चाहे मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। अगर मैं इसको लिखता हूं HCHO, ये पहला रिएक्शन ए पार्ट कर लेते हैं। पहला रिएक्शन क्या है कि अगर मैं इसको एसिडिक कंडीशंस में और हीट करता हूं और कुछ देर स्टैंड करता हूं, स्टैंड का मतलब हीट करने के बाद कुछ देर रख दूं, कुछ घंटे के लिए रख दूं स्टैंड, तो क्या होगा, इसके 3 मॉलिक्यूल्स यानी 3 मोल्स कह सकते हैं, आपस में मिलकर एक साइक्लिक ट्राइमर बनाएंगे। जैसे हम उसको इसे बना सकते हैं, 3 ऑप्शन है और यहां पर क्या है, कॉर्नर पे कार्बन होगा और कार्बन के 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं तो 2 H भी होंगे, तो CH2 होगा ना, मतलब यहां भी CH2, यहां भी CH2 और यहां भी CH2, तो कुल मिला क्या है CH2O, फिर यहां पर भी CH2O, फिर यहां पर भी CH2O, कुल मिला के 3 बार CH2O है। ये देखो CH2, इसका मतलब भी CH2O ही होता है, तो CH2O मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल के 3 मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं और साइक्लिक ट्राइमर बन रहा है। साइक्लिक ट्राइमर भी तो पॉलीमर ही होता है ना बेटे। हाँ, उस पॉलीमर में 3 ही मोनोमर है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है तो एक तरह का पॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट हो चुका है। 3 मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं आपस में, ट्राइमर बनेगा साइक्लिक। इसका नाम होता है मेटाफॉर्मल्डिहाइड, ऐसे कहते हैं इसका नाम, मेटाफॉर्मल्डिहाइड। इसके और नाम भी होते हैं, इसको ट्राइऑक्सिन भी कहते हैं, ट्राइऑक्सिन भी कहते हैं, कई लोग उसको ट्राइऑक्सिन भी कहते हैं, ट्राइऑक्सिन, बात एक ही है। तो ये सब नाम प्रचलित है, ये इसके नाम है। अच्छा, अब आगे चलें। आप चाहो तो यहाँ पे CH2 लिख सकते हो और 3 ऑप्शन दिख ही रहे हैं आपको। ये है आपका 3 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इस कंडीशन का है। लेकिन अगर मैं थोड़ी कंडीशन बदलूं और टेम्परेचर को अगर मान लो इंक्रीज करता हूं, तो देखिए आप बी पार्ट में फिर से मैं वो ले रहा हूं HCHO, मतलब फिर से फॉर्मल्डिहाइड है, पहला ही अल्डिहाइड। अब की बार इसके साथ 2 बातें हो सकती हैं। तो 2 बातें क्या हो सकती है, हम यहां से यूं दिखा देंगे 2 बातें क्या हो सकती है। देखिए, पहली बात ये है कि अगर मैं इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करता हूं, अब की बार मैंने सिर्फ हीट नहीं किया है, 100 डिग्री सी तक हीट कर चुका हूं, बॉइलिंग टेम्परेचर तक, जहां वाटर का बॉइलिंग पॉइंट उतना हीट कर दिया। और इसमें थोड़ी एसिडिक कंडीशन भी रखूंगा। अभी चलो सेकंड स्टेप में रखूंगा एसिडिक कंडीशन। यहाँ पर यहाँ एसिडिक कंडीशन भी है और ये वाला हीट भी है, दोनों चीजें हैं। यहाँ हीट और एसिडिक दोनों है, मतलब ये टेम्परेचर उतना नहीं जितना पहले था, ये हाइयर टेम्परेचर है, 100 डिग्री है, तो चाहे आप 100 डिग्री लिख दो, लेकिन यहाँ सिर्फ टेम्परेचर है, एसिडिक कंडीशन नहीं है। तो दोनों में फर्क है देखो कंडीशन में। अगर पहले वाली कंडीशन होगी तो भी पॉलीमराइज करेगा, दूसरे में भी पॉलीमराइज कैसे करेगा आप देखिए। ये जो इसको हम चाहे तो CH2O कह सकते हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं CH2 और O। ये आपको इतना मॉलिक्यूल दिख रहा है CH2O। अगर ये चीज बार बार रिपीट होती रहे, CH2O बार बार आता रहे, तो हम कैसे लिखेंगे, CH2O में डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है अल्डिहाइड में, ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा और इसको होल एन कर देंगे, मतलब कि ये चेन चलनी शुरू होगी, पॉलीमर बन गया बहुत लंबा। तो अब इसका नाम क्या देंगे, पैराफॉर्मल्डिहाइड, पैराफॉर्मल्डिहाइड। और इसमें जो N है ना बेटे, ये जो N लिखा है, N मॉलिक्यूल्स, इसमें N की संख्या, मतलब ये मोनोमर कितनी बार आ रहा है, N का मतलब लेस देन 50 टाइम्स, मतलब आएगा तो बहुत बार, कई बार, लेकिन 50 से कम रहेगा। अगर 50 से कम है तो नाम होगा पैराफॉर्मल्डिहाइड। लेकिन इसी को दोबारा लिख रहा हूं, सेम यही देखो, CH2O और बॉन्ड खुल रहा है, होल N। लेकिन अब की बार अगर इफ N लेस देन 50 था तो नाम था पैराफॉर्मल्डिहाइड, और अगर N जो है वो मोर देन 100 या 100 के करीब हो, ये कंडीशन आ रही हो 100 या उससे अधिक, तो उस केस में, मतलब ये इक्वल टू 100 कहता हूं, 100 के आसपास हो, तो तब इसका नाम हो जाएगा
थोड़ा सा अलग कि इसका नाम हो जाएगा, देखो मिथिलीन है और ये ऑक्सीजन लगा, मिथिलीन CH2 ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप कहते हैं और साथ में ऑक्सी भी है, तो पॉले ऑक्सी मिथिलीन ऐसे कहेंगे। पॉलीमर तो है ही पॉले, और इस ऑक्सीजन के कारण ऑक्सी कहेंगे, और ये CH2 ग्रुप को मिथिलीन भी कहते हैं, तो मिथाइलिन इसका नाम ये होता है, पॉले ऑक्सी मिथिलीन। दोनों वही है, फॉर्मूला वही है, लंबी चेन है, लेकिन अगर चेन 50 कार्बन से कम हो तो ये नाम, और 50 से ऊपर मतलब 100 तक हो तो ये नाम बदलता है, बस बात वही है। तो ये 3 फॉर्मल्डिहाइड के डिफरेंट पॉलीमर बनते हैं। ये प्योर फॉर्मल्डिहाइड के होमोपॉलीमर, इसमें कोई दूसरी चीज है ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंडीशन, ये हीटिंग वगैरह की कंडीशन और एसिडिक कंडीशन की जगह पर एक नई कंडीशन लगाता हूं, जैसे कि फिर से मैं फॉर्मल्डिहाइड ले रहा हूं, और अब की बार मैं इसकी सपोज करो कि 6 मॉलिक्यूल लेके चलता हूं, तो ये सी पार्ट कर रहे हैं। लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि कुछ इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराया जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में कराया जा रहा है। असल में कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको वाटर में डाल दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है, और फिर एक्स्ट्रा पानी तो पड़ा ही हुआ है, तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। और क्या होगा देखिए, इसमें पहले में तो हम लिख देंगे यहाँ पर CHO मतलब अल्डिहाइड ग्रुप, फिर उसके बाद C एक तरफ H एक तरफ OH, तो हम कुल मिलाकर ऐसे लिख रहे हैं C। मैं इसको अगर सिंपल वे में दिखाऊं तो ऐसे दिखाऊंगा, देखो ऐसे। अब पहले इसको समझिएगा, फिर उसका दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे कि यहाँ OH लिख रहा हूं बार बार, 4 बार तो OH ये लिख दिया और 5वीं बार OH लिख दिया। लेकिन फर्क है, यहाँ पे जो कार्बन है, देखो इस जगह पे कार्बन ही आएगा ना, कार्बन के एक तरफ तो OH है और दूसरी तरफ क्या होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड दिख रहे हैं इस कार्बन के, 3 बॉन्ड है तो एक H भी होगा, एक तरफ H है, यहाँ HH है, और लास्ट में OH तो है, लेकिन यहाँ पर 2 ही बॉन्ड हो रहे हैं, तो यहाँ 2H होंगे, CH2OH, यानी ये है CHO, यहाँ CHOH, फिर CHOH, CHOH, CHOH 4 बार, और लास्ट में CH2OH। ऐसे सिंपल वे में हम बना सकते हैं, या इसको थोड़ा इलेबोरेट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CHO मतलब अल्डिहाइड ग्रुप। अच्छा, इस अल्डिहाइड ग्रुप को हम लिख दिया, उसके बाद देखो ये CHOH है, तो उसको ऐसे पूरा इलेबोरेट कर दो कि इसमें एक तरफ H होगा एक तरफ OH, तो CHOH होगा, एक तरफ H एक तरफ OH, और ये कितनी बार होगा, 4 बार होगा। और उसके बाद लास्ट में ये क्या है, CH2OH है, तो इसको लिख रहा हूँ CH2OH। ये जो फॉर्मूला काफी हद तक ग्लूकोज जैसा ही है, लेकिन ग्लूकोज से कुछ इसमें अंतर होता है, और लेकिन कुल मिलाकर इसको हम कह रहे हैं फॉर्मोज, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में अंतर होता है। तो हम इतने डिटेल में नहीं, हम ऐसे दिखा देंगे और ये कहेंगे फॉर्मोज बन रहा है। ये चीज फॉर्मोज कब बन रहा है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं। ये ऑफकोर्स ग्लूकोज का ही एक आइसोमर है। अब आगे चलते हैं, इसको CHO को कई बार ऐसे बुक लिखती हैं, कई बार इसको इस बॉन्ड को डबल बॉन्ड कर दिया गया होता है, ऐसे डबल बॉन्ड हो। पता है कि इस कार्बन पे एक तरफ ये बॉन्ड है, एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ H भी होगा, फिर तो ऐसे लिखो ना लिखो, यहाँ CHO ही है इसका मतलब, तो उसको वैसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही। ये और लिखा है बीच में मैंने, 2 तरह से लिख सकते हैं अपन, फॉर्मोज बनेगा। तो ये हो गए एल्डिहाइड से। अब आगे चलते हैं, अगर हाइयर एल्डिहाइड होंगे, जैसे कि अब हम ले रहे हैं फ्रॉम हाइयर एल्डिहाइड्स, हाइयर एल्डिहाइड्स। अब पहला एल्डिहाइड नहीं लेना है, हाइयर एल्डिहाइड ले रहे हैं। जैसे उसके एग्जांपल तौर पे मैं आपकी बात ले रहा हूं CH3CHO मतलब एसिटाल्डिहाइड, इसके मॉलिक्यूल लेके चलता हूं। इसके भी कई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ सकते हैं, जैसे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कि मैं 4 मॉलिक्यूल से करता हूं, 4 मोल से, ऐसे भी कह सकते हैं, तो एसिडिक कंडीशन है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सी, हम आइस कोल्ड पे कर रहे हैं, आइस कोल्ड 0 डिग्री सी, तो अलग चीज बनेगी। और अगर मैं इसके फिर से CH3CHO ले रहा हूं, ये 4 अभी लिखने की जरूरत नहीं, बाद में लिख देंगे, चलो ये वही एस्टल्डिहाइड है, इसको लिख दें एक बार दोनों के बीच में, ये एसिटल्डिहाइड है, सेकंड वाला अल्डिहाइड ले रहे हैं हम, तो ये भी वही, दोनों वही मॉलिक्यूल है। इसको फिर से हम एसिडिक कंडीशन में कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हीट कर रहे हैं। यहाँ पे हीट लिख दिया मैंने, एक में 0 डिग्री से लिखा था और एक में हीट लिख दिया, थोड़ा सा फर्क है। ये हीट भी कितना हीट करने की जरूरत नहीं है, ये लगभग आप मान लो कि 25 डिग्री सी, यानी रूम टेम्परेचर है, इसको हम RT कहते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर कह सकते हैं। तो दोनों में फर्क है बस कंडीशन का। तो दोनों में क्या होगा, अगर यहाँ पर इसमें करोगे आइस कोल्ड में, तो इसके 4 मोल्स भाग लेंगे, और अगर आप रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो 3 मोल्स भाग लेंगे। और होगा क्या, 4 मोल्स कैसे करेंगे, देखो आप ऐसे लिख लीजिए, यू लिखने के बाद इतना तो लिख ही देंगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि इसके जो यहाँ बीच में ये जगह है, इसमें आप एक बॉन्ड यू निकाल दो, ऐसे बनाओ तो भी बात वही है। या इसको एक तरह से और कुछ बुक्स बनाती है, ये तरीका बनाने का है, दूसरी बुक्स कई ऐसे बना सकती हैं, और आप देखिएगा चीज तो एक ही है। और यहां बीच में थोड़ा सा ओ लिख देंगे। आप अगर ध्यान सोचें तो दोनों बात एक ही है। क्या है, देखो ये यहां बीच में क्या होगा, यहां कार्बन होगा, कार्बन पे क्या होगा, एक तरफ ये मिथाइल ग्रुप है। अगर ये बॉन्ड जहां बॉन्ड एंड करता है वहां मिथाइल ही होता है, तो इस कार्बन के साथ मिथाइल है और एक H भी होगा, क्योंकि 3 ही बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ है CH CH3, यहाँ पे भी CH CH3 4 बार है, और बीच में ऑप्शन है। तो यहाँ पे वही देखो, यहाँ CH होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो CH होगा, और बाहर CH3 4 बार CH CH3 आएंगे, और ये O आएगा। तो इस तरह से ये बनेगा ये चीज। इसको भी हम क्या कहेंगे, नाम वही, इसका नाम होगा मेटाफॉर्मल्डिहाइड। मेटा पर फॉर्मल्डिहाइड नहीं, ये किससे बना है, हाइयर एल्डिहाइड से।
तो इसको बोलेंगे मेटा अल्डिहाइड, सीधा ही मेटा अल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से नहीं बना है, मेटा अल्डिहाइड कह देंगे। और दूसरी बात, इसको चाहो तो आप मेटा एस्टरडिहाइड भी कह सकते हो। अगर आप यहाँ पे और लंबा कार्बन लिया होता चेन, जैसे प्रोपाइनोल्डिहाइड लिया होता तो इसका नाम होता है मेटा प्रोपाइनोल्डिहाइड। जो भी एल्डिहाइड होगा उसका नाम लग जाएगा मेटा के आगे। लेकिन अगर आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर किया तो ट्राइमर बनेगा। वो ट्राइमर कैसे होगा, देखो जैसा वो है ठीक वैसा ही बना देंगे। मैं इसको उसी तरह से बना देता हूं, चलो। लेकिन ये जो कॉर्नर है इन पे एक मिथाइल फालतू हो, क्योंकि इस बार मिथाइल फालतू है, वहां तो H था HCHO, यहाँ CH3CHO है, तो यहाँ पर एक मिथाइल फालतू आना ही है। तो ये मिथाइल फालतू है, इसके बॉन्ड के एंड पे क्या है, मिथाइल तो है, 3 बार मिथाइल भी आएगा। ये चीज बनेगी, उससे थोड़ा सा अलग। इसका नाम लेकिन वही होगा जैसे मेटा फॉर्मल्डिहाइड, मेटा अल्डिहाइड, तो यहाँ होगा पैरा अल्डिहाइड, पैरा अल्डिहाइड। अब ध्यान से देखिए कि ये मेटा फॉर्मल्डिहाइड अलग चीज है, ऐसा है। यहाँ पे मेटा अल्डिहाइड 4 का है, वहां 3 का है। और पैरा में यहाँ पे लीनियर चेन है, लेकिन यहाँ पैरा में साइक्लिक है। तो ये भी ध्यान रखिए, लीनियर है, ये दोनों लीनियर चेन्स है, लीनियर पॉलीमर है दोनों यहाँ पर। और ये साइक्लिक बन रहे हैं, यानी हायर एल्डिहाइड से सिर्फ साइक्लिक बनेंगे। और छोटा एल्डिहाइड जो पहला है फॉर्मल्डिहाइड, उससे कंडीशन के तहत आप अगर सिर्फ हीटिंग करते हैं और यहाँ एसिडिक कंडीशन ना डालिए, सिर्फ हीटिंग करते हैं तो आपका साइक्लिक बनेगा। लेकिन हीटिंग के साथ एसिडिक रखते हैं या हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, और यहाँ पे भी एसिडिक देख सकते हैं आप, यहाँ भी एसिडिक हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका कम हीटिंग पे ये बनेगा और ज्यादा हीटिंग पे ये, लेकिन दोनों बनेंगे लीनियर ही। ये आपको ध्यान देने की चीजें हैं सबकी सब। और अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर करते हैं तो फॉर्मोज बनता है, जो कि ग्लूकोज का ही एक आइसोमर है। अब यहाँ पे हम इस चीज को छोड़कर, अब ये है 8th पार्ट की रिएक्शन पॉलीमराइजेशन। इस पॉलीमराइजेशन 2 तरह के पॉलीमराइजेशन आते हैं, जो मैं सिर्फ लिखूंगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वो हम पॉलीमर चैप्टर में अच्छी तरह से उससे ज्यादा पढ़ चुके होते हैं, या उस चैप्टर में वो आएगा ही दोबारा, पहले वाले वीडियो में, अगले वाले वीडियो में वो आने वाला है। अब पॉलीमर की वीडियो देखिए, या जो हम जूम क्लास लेते थे वहां पर भी हम वो बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वो क्या था बेटे, तो अब हम इसको फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड बांटते हैं कि ये अपना आ जाएगा अब एक तरह का कोपोलिमराइजेशन। कैसे, जैसे मैं एक कह रहा हूं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, कैसे देखो लिख देता हूं, यूरिया, यहां लिखे सीधा करते हैं, यूरिया लिख दो, यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड, या ऐसे दो फॉर्मल्डिहाइड प्लस यूरिया, जैसे भी चाहिए लिख सकते हैं। यूरिया क्या होता है, NH2CONH2, और ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसका नाम भी लिखते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और इसके जब N मॉलिक्यूल्स दोनों के आएंगे, तो इसको मैं एक साथ ही ऐसे काटकर होल एन लिखता हूं कि N मॉलिक्यूल्स इन दोनों के भाग ले रहे हैं। तो इसका पॉलीमराइजेशन जब होगा, या लिखते हैं पॉलीमराइजेशन, तो क्या होगा, ये NH2CNH2 का क्या रह जाएगा, NH रह जाएगा, NHCONH। एक H कहां गया, निकल गया बेटे, यहां से एक H, यहां से एक H, 2 H चले गए बेटे, और ऑक्सीजन जाएगा इससे HCHO को हम चाहे तो CH2O भी कह सकते थे, याद है आपको, CH2O। तो क्या बचेगा उसका, यहां पर CH2 बचेगा, लेकिन O जा चुका है। तो आपका फॉर्मल्डिहाइड में से तो O जा चुका है, CH2 आया है, और यूरिया में से H और H चला गया है, तो आपका ये आ रहा है NHCONH। और ये चेन बार बार आगे रिपीट करती रहेगी, होल एन, मतलब कि एक तरह का पॉलीमर बनेगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, इसी के नाम से, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड मिला है तो नाम देंगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ये आप पढ़ चुके हो, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ऐसे ही एक और तरह के हम पढ़ते थे, वो भी मैं आपको यहां दिखा दूं कि बी पार्ट है, वो भी आप अच्छी तरह से कर चुके हो, कि एक होता है कि बनता फॉर्मल्डिहाइड से, लेकिन वो होता है थोड़ा सा अलग। किससे बनता है वो बनता है फिनॉल से। तो हम यहाँ पे एक बार दिखा दें कि फॉर्मल्डिहाइड तो ले रहे हैं, HCHO, फिर से वो ये फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ फिनॉल, तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। यहां पे सीधा मैं फिनॉल को स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो फिनॉल के भी N मॉलिक्यूल्स, और यूरिया के भी, फॉर्मल्डिहाइड के भी N मॉलिक्यूल्स। एक मिनट, साफ साफ लिख लें, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के दोनों के N और N, मतलब बाहर N लिख दिया, N मॉलिक्यूल जब पॉलीमराइज होंगे तो क्या होगा बेटे, फिर से इसमें ये पॉलीमर बनेगा, 2 तरह का बनता है, आपको याद है, मैं इसको इतना लिख के छोड़ रहा हूं कि एक तो बनता है नोवोलैक और एक बनता है डेकलाइट। नोवोलैक जो होता है लीनियर पॉलीमर होता है, लीनियर पॉलीमर, लेकिन जो बेकलाइट होता है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसकी बहुत सारी बातें हम और भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये डिटेल आर्टिकल है बेटे, जिसको हम, इसके बारे में हम इसकी इक्वेशंस तक भी पॉलीमर चैप्टर में कर चुके हैं, और आपको याद भी है अच्छी तरह से, इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे एलैबोरेट नहीं करूंगा। कुछ बुक्स तो यहाँ लिखते ही नहीं है, पर फिर भी असल में ये फॉर्मल्डिहाइड का एक अन्य मॉलिक्यूल के साथ में
पॉलीमराइज प्रोडक्ट है तो पॉलीमराइज के अंदर आना चाहिए, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर ये भी आना चाहिए। ठीक है, इससे पहले जो ये सब के सब थे ये सब सिंगल मॉलिक्यूल से बने हैं, एक ही जैसे मॉलिक्यूल से, ये सब होमोपॉलीमर के एग्जांपल है यहाँ तक, और ये दो तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहे हैं। तो ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर या ये नोवोलाइक और बेक्लाइट जो है, जिसको हम कई बार फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स भी कहते हैं, ये सब कोपॉलीमर है, दो तरह के मोनोमर यूनिट से मिलकर बने हैं। अब इस बात को हमको छोड़कर आगे बढ़ना है कि 8th पार्ट की रिएक्शन पॉलीमराइजेशन हो चुका, अब हम 9th पार्ट में और लास्ट पार्ट में बढ़ेंगे। 9वें तरह के रिएक्शन कौन से होंगे वो हम यहां करने जा रहे हैं। जस्ट एक मिनट, इसको मिटा लें फिर आगे बढ़ें। तो 9th पार्ट में ना हम लोग कुछ ऐसे रिएक्शन करने जा रहे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैं 9th तो लिख दूं पहले पार्ट, और इसमें हम पहला पार्ट जो एक फर्स्ट टाइप का करने जा रहे हैं 9th में, फर्स्ट टाइप का, उसका नाम है, बड़ा फेमस रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद हम एक और करेंगे कनिज़ारो रिएक्शन, और उसके साथ एक और करेंगे टिस्चेंको रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन नेम रिएक्शन है और बड़े इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं तीनों की कंडीशंस क्या है और तीनों के प्रोडक्ट्स क्या है। तो एक बार आप देखिएगा कैसे स्टार्ट करेंगे। पहला कर रहे अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन बड़े ही डिटेल्ड है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, अल्डोल कंडेंसेशन के नाम से ही आपको रिएक्शन याद आ जाया करेगा, लेकिन है क्या, कंडीशंस क्या है, बोलता है इसकी कंडीशंस ये हैं, दो तरह कंडीशन लगा सकते हैं। इसकी कंडीशन देखो, कब होगा रिएक्शन। कंडीशन ये है बेटे, पहली कंडीशन तो ये है कि इसमें 2 और मोर अल्डिहाइड या कीटोन होनी चाहिए विद अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे लिख रहा हूं, 2 और मोर, या 2 लिख दो, कम से कम 2 अल्डिहाइड होने चाहिए, या कीटोन भी हो सकते हैं, 2 अल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन कैसे, विद अल्फा हाइड्रोजन। अभी कैसे होंगे दिखाऊंगा मैं आपको एक मॉलिक्यूल में, लेकिन आपको एक कंडीशन पहले समझिए कि 2 अल्डिहाइड या 2 कीटोन, या एक अल्डिहाइड एक कीटोन, मतलब 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, और वो उनमें क्या होना चाहिए, उनमें से किसी भी एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, किसी भी एक में। अब आगे चले, लेकिन इसकी सेकंड कंडीशन और भी है कि ये डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, या मतलब किसमें, अल्कली, डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में होता है ये। तो ये दो कंडीशन आपने देख ली। कुछ बुक्स इसको एक तरह से और लिखती है, इस कंडीशन, इसी ऊपर वाली कंडीशन को एक तरह से और लिखती हैं, तो उसको हम करेंगे इनॉल फॉर्म या इनोलेट फॉर्म में। तो बोलता है इनॉल्व या इनोलेट फॉर्म की प्रेजेंस होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ, या सीधा लिख दो कि इनॉल या इनोलेट फॉर्म होनी चाहिए, इसके साथ ये रिएक्शन होगा, या यूं कह लो कि इसके साथ होगा। दोनों बात तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा ढंग है। तो पहले हम एक को समझेंगे, फिर दूसरी बात में समझ लेंगे। और ये देखिएगा, ये कंडीशन लगाकर कैसे रिएक्शन होगा। देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा, क्योंकि कोई ना कोई एग्जांपल तो लेना ही पड़ेगा। अपन देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास एक अल्डिहाइड लेते हैं, CHO है अल्डिहाइड, और इसमें मैंने ये कार्बन के पड़ोसी कार्बन एक लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉमन सिस्टम होता है उसमें अल्फा बीटा सिस्टम होता है, और अल्फा कार्बन किसे मानते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप के पड़ोसी कार्बन होता है। CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, और इसका जो पड़ोसी कार्बन होगा यहां पर, ये वाला, इसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। और इस अल्फा कार्बन के ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर वो एक भी हाइड्रोजन नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं हो सकता। तो आइए देखें, इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन मैं यहां दिखाता हूं कि CH लिखा है मैंने, और बाकी दो क्या होंगे, R भी हो सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सिंपल लिखता हूं, CHR2, या इसको ऐसे लिख दें, या ऐसे लिख दें कि R2CH। कैसे लिख लो, बात एक ही है, और आगे है CHO। अब देखिए, ये तो फंक्शनल ग्रुप है CHO, इस कार्बन को हम अल्फा नहीं कहते, इसके पड़ोसी कार्बन को अल्फा कहते हैं। और इस अल्फा कार्बन पे बाकी R का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, कार्बन चेन भी हो सकती है, या हाइड्रोजन भी हो सकता है, हो या ना हो, लेकिन कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो एक H को हम अलग से दिखाएंगे, सेपरेट करके लिख के, कि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, क्योंकि अल्फा कार्बन के ऊपर है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये अल्डिहाइड का आप कीटोन भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे अल्डिहाइड कीटोन जिनके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो 2 मॉलिक्यूल लेके चलना है, वो 2 मॉलिक्यूल लेके चलना है। अब चले इससे आगे, ठीक है। ये तो मैं पहले रिएक्शन दिखा रहा हूं, देखिए क्या होने वाला है। जैसे सिंपल वे में समझने के लिए क्या हो रहा है, इसको मैं लिखूंगा, फिर से एक मॉलिक्यूल को लिख रहा हूं R2CH, जैसा है वैसे लिख रहा हूं, और यहां CHO लिख रहा हूं, CH और डबल बॉन्ड कर लेते हैं, ये रहा डबल बॉन्ड, ऐसे ही होता है अल्डिहाइड, ठीक है होगा। एक मॉलिक्यूल और लिखने जा रहे हैं यहां से, आप देखिएगा, फिर से R2CH और CHO, वही था, ये भी R2CH CHO है जो था,
ये भी वही है, दोनों मॉलिक्यूल आमने सामने आ जाएंगे। अब इसमें कंडीशन क्या होगी कि एक मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है ये वाला, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होगा ये वाला, ये यहां से वहां ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये हाइड्रोजन यहां से वहां इस O पे ट्रांसफर हो रहा है और वो डबल बॉन्ड इस तरफ बीच में आ रहा है, यानी H। एक मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के O पे जा रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन के O पर, कार्बोनिल ग्रुप के O पर, और दूसरे का जो H है, कौन सा H? अल्फा वाला हाइड्रोजन नहीं, बल्कि इस CHO ग्रुप का ही जो हाइड्रोजन है, सॉरी डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट, इस अल्फा को लिखो या लिखो, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है और ये H वहां शिफ्ट हो रहा है। तो देखो क्या बनेगा, इसको करके देखें। इस H को मैं यहां से हटा रहा हूं और वहां ले जा रहा हूं, इसके पास पहुंचा रहा हूं, और ये डबल बॉन्ड जब खुलेगा तो ये यहां से जा चुका है, तो इसका भी इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये दिखा दिया। और डबल बॉन्ड जब फ्री होगा तो एक बॉन्ड से तो H जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड से यहां आएगा, ये दोनों बॉन्ड जुड़ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्री होकर जुड़ जाएंगे और ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ का H वहां भेज दिया, वहां डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो दोनों मॉलिक्यूल अटैच हो गए आपस में। अब इस मॉलिक्यूल देखो, इसमें इस मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड ग्रुप भी है तो अल्ड कहेंगे, और OH ग्रुप भी आ रहा है तो ऑल भी कहेंगे, क्योंकि OH ग्रुप की वजह से ऑल आता है बेटा, आपको पता है। तो ये बन रहा है अल्डोल, ऐसे मॉलिक्यूल को हम अल्डोल कहते हैं। और क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं और एक हो चुके हैं, इसलिए नाम हुआ कंडेंसेशन। तो क्योंकि इसमें अल्डोल बन रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है, इसलिए नाम हुआ अल्डोल कंडेंसेशन। ये आपने देखा। पर इसमें मैंने कैसा एग्जांपल लिया है, इसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम लिए, देखो दोनों सेम लिए। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे तो उसका नाम होगा सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन, और अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो गए तो उसका नाम होगा क्रॉस या मिक्स्ड, क्रॉस या मिक्स्ड भी कह सकते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये दोनों मैं सेम लेके चला हूं, इसलिए ऐसा दिखा रहा हूं। एक बार लिख दें तो हो गई बात। ये तो इसमें लिख रहा हूं, इसमें R के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक बार आप दोनों मॉलिक्यूल जो ले रहे हैं, इसमें R और R जो दोनों में लेंगे, सेम लेंगे तो सेम मॉलिक्यूल बनेगा। अगर R का मतलब एक में मिथाइल मिथाइल लोगे और एक में मिथाइल मिथाइल कुछ भी अलग लोगे, तो ये दोनों मॉलिक्यूल अलग भी हो सकते हैं। अगर दोनों मॉलिक्यूल अलग होंगे तो क्रॉस या मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन होगा। एग्जाम्पल हम दे लेंगे, पर पहले ये समझिए इस बात को। तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, दो तो मॉलिक्यूल है ही, तो ये है, कंडीशन लिखी जा चुकी है ऊपर। ये हो गई बात। अब मैं इस रिएक्शन को लेकर आगे बढ़ने वाला हूं, इसमें और भी कुछ बातें करेंगे। ये तो हमने समझा अल्डोल होता कैसा है। अब एग्जांपल्स देते हैं इसके। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं यहाँ पे CH3CHO लेता हूं। पहले तो CH3CHO क्या है, एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल भी कह सकते हैं, IUPAC में इथेनॉल कहेंगे। इसके दो मॉलिक्यूल्स लेना है और आपको पता है अल्फा कार्बन है ये वाला, इस पे अल्फा दिख ही रहा है आपको हाइड्रोजन। तो इसको अगर हम यहाँ पे डालना क्या है, डाइल्यूट NaOH, बताया था ना कंडीशन, डाइल्यूट NaOH ऊपर लिखी भी है, तो यहाँ पर भी वही डाल रहे हैं हम, डाइल्यूट NaOH डाल रहे हैं। अब क्या होगा डाइल्यूट NaOH में, इसके दो मॉलिक्यूल आप आमने सामने फिर से बना दें, CH3CHO, यहाँ डबल बॉन्ड था, एक और CH3CHO, CH3CHO, इसका एक H कम कर लो, CH2 हो जाएगा, बॉन्ड फ्री हो जाएगा। वो H हमने यहां भेज देना है और ये डबल बॉन्ड खोल दो, डबल बॉन्ड खुल जाएगा ऐसे और ऐसे। अब ये तो जुड़ जाएंगे आपस में, और इसका H वहां चला गया, मतलब ये आ गया, ऐसा बन जाएगा। इसमें भी अल्डिहाइड मॉलिक्यूल और OH मॉलिक्यूल आ रहा है, मतलब ग्रुप आ रहा है, तो इसको हम अल्डोल कहेंगे, अल्डोल नाम हो जाएगा इसका, फिर से बन रहा है अल्डोल भाई। तो ये है आपका अल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है कि इसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दोनों इथेनॉल ले रखे हैं मैंने। अगर दोनों सेम मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे तो इसका नाम होगा सिंपल अल्डोल, सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन। या ये तो अल्डोल बन ही रहा है और इसका नाम होगा सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन। यहां लिखते हैं ये सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। अब जरा एक एग्जांपल क्रॉस का भी दिखा दें, वैसे तो मालूम पड़ रहा है, फिर भी एक बार एग्जांपल नंबर 1। अब एक एग्जांपल और दें कि एक तो मैंने सपोज करो यही ले लिया CH3CHO, या यहां लेता हूं C2H5CHO, चलो इथेन C2H5CHO। इसमें 3 कार्बन हो चुके हैं, तो इसका नाम होगा प्रोपाइनोल्डिहाइड या प्रोपेनल, प्रोपेनल, 3 कार्बन से प्रोपेनल, IUPAC में प्रोपेनल, वैसे प्रोपाइनोल्डिहाइड कॉमन में, चलो प्रोपेनल ले लिया एक तो, और प्लस दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया CH3CHO यानी इथेनॉल, 2 कार्बन का। अब इसमें तो अल्फा कार्बन है, उस पर अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे भी होगा। जैसे यहाँ पे आप C2H5 में ओपन करें तो CH3CH2 होगा, तो ये अल्फा कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन किसी दो में से एक भी लियो तो भी चलेगा। अब इसको मैं सिंपली ऐसे लिखता हूँ, C2H5 लिखता हूँ, C2H5 लिख दिया भाई। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है बेटे, आप देखिएगा 2 पॉसिबिलिटीज कैसे बनेगी। मैं यहां से दिखा रहा हूं, यहां से, या एक ही बार दिखा दें 2 पॉसिबिलिटीज। इसमें पहले तो मैं इसको सिंपल ले जा रहा हूं कि ये C2H5CHO लिख दिया, C2H5CH डबल बॉन्ड O लिख दिया CHO, और दूसरा लिख रहा हूं CH3CHO, CH3CHO। इसका हाइड्रोजन वहां भेज दो हमेशा की तरह, तो CH2 रह जाएगा और यहां H आ जाएगा,
और डबल बॉन्ड खोल दो, इस तरफ कर दो, तो ऐसा बन जाएगा। ये अल्डोल बन रहा है, देखो CH और OH अल्डोल बन रहा है। ठीक है, अब एक बात और भी है, लेकिन प्लस एक चीज और बन सकती है, आप ध्यान देखिएगा। अगर मैं इस C2H5 को ओपन कर दूं तो बनेगा CH3CH2, यही होता है C2H5। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको उस तरफ लिखूं और उसको यहां उल्टा लिखूं ऐसे, तो देखो ये जो इथेनॉल है से पहले लिख रहा हूं CH3CHO, ऐसे डबल बॉन्ड ऊपर लिख दिया CH3CHO, और ये जो दूसरा है CH3CH2CHO, इस वजह से लिखूंगा, देखो CH3CH2CHO, घुमा दिया ना CH3 को इस तरफ को, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जो था ना उसको सामने ले आया। ये जो अल्फा हाइड्रोजन था इसको मैं इसके अल्डेहाइड के सामने ले आया, इस अल्डेहाइड ग्रुप के सामने इसका अल्फा हाइड्रोजन ले आया, बीटा को नीचे कर दिया, ये बीटा हाइड्रोजन था नीचे आ गया, अगला बीटा होता है, तो बीटा हम यहां ला चुके हैं नीचे, और अल्फा को सामने कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये अल्फा कार्बन में जो अल्फा हाइड्रोजन है इनमें से एक H कम करके वहां भेज दो OH के साथ, और ये डबल बॉन्ड खोल के बीच में कर दो, तो इसमें भी आपका अल्डिहाइड भी आ रहा है और OH भी आ रहा है। ये भी एक तरह का अल्डोल है, ये दोनों ही अल्डोल मॉलिक्यूल्स हैं, और दो तरह के अल्डोल बनेंगे ऐसे में। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो दो डिफरेंट तरह के अल्डोल होंगे। जब ये सामने होगा वो पीछे, तो ऐसा वाला, और जब इसको उल्टा रख के करेंगे तो वो वाला बनेगा। पर शर्त यह है कि अगर दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन है तो दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, अगर दोनों में से अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन ना होता, केवल एक में अल्फा हाइड्रोजन होता, तो एक ही प्रोडक्ट बनता। ये हम कहना चाह रहे हैं। आप मैं ये अल्डेहाइड ले चल रहा हूं, आप चाहो तो कीटोन भी ले सकते हो, लेकिन ऐसे कीटोन लेने हैं या ऐसे अल्डेहाइड लेने हैं जिसके CO जो C डबल बॉन्ड O होता है, यानी कीटोनिक ग्रुप जो उसमें होता है, कार्बोनिल ग्रुप, उस ग्रुप के पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये कंडीशन है, ऊपर लिखिए बेटे, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा चलिए, दो होने चाहिए अल्डिहाइड या दो कीटोन, या एक अल्डिहाइड एक कीटोन, मॉलिक्यूल दो होने चाहिए, और उनमें से किसी एक में भी अल्फा हाइड्रोजन हो चलेगा, और दोनों पे होगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये कहना चाह रहे हैं। अब इसके अलावा ये तो सिंपल हो गया था, और यहां दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल थे, तो इनसे कहेंगे क्रॉस या मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। ये आप पहली बार कर लें, इसे थोड़ा सा लेंथ में बताना पड़ रहा है, दोबारा से रिपीट करेंगे तो एक ही बार फटाफट समझ में आता है फिर तो। और यहाँ पे वही है कंडीशन की, डाइल्यूट NaOH डाल रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन हो रहा है। आगे बढ़े, ये तो हो गया। अब एक थर्ड तरह का भी है कि सिंपल और क्रॉस के अलावा एक और है इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। वो क्या है देखते हैं। उसके लिए मैं ऐसा मॉलिक्यूल ले रहा हूं कि यहां कार्बन चेन है, देखो यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और यहां पे CH2 चल रहा है, मतलब कार्बन चेन। ये CH2 यहां पे मैंने होल एन कर दिया, मतलब कि CH2 फिर ये बहुत बार N बार कार्बन कितने भी हो सकते हैं, और यहां पर आपका आ रहा है CHO, और यहां पर भी CHO। आप कीटोनिक ग्रुप भी ले सकते हैं, मैं अल्डिहाइड समझा रहा हूं। देखो ये दो अल्डिहाइड है, और गोल घूमती हुई चेन है, सब जगह CH2 है। ये CH2 जो आ रहे हैं कितनी बार भी आ सकते हैं, मतलब N टाइम्स। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे हम, ये CHO मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, यहां पर आपका अल्फा कार्बन ये रहा, क्योंकि CHO का पड़ोसी कार्बन अल्फा, वैसे तो ये भी अल्फा है, ये अल्फा कार्बन है। अब क्या करेंगे इसमें फिर से हम डाइल्यूट NaOH डालेंगे, डाइल्यूट अल्कली। तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं, इस CH2N को थोड़ा साफ साफ लिख दूं, ऐसा था ना CH2 चेन थी, ये वाला CH2N तो ऐसे ही रहेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन यहां जो चेन चल रही है आगे, एक CH2 को वैसे रहने दो, लेकिन यहां का जो CH2 उसमें से किसी एक में हम चेंज करेंगे। पहले तो मैंने सारा मॉलिक्यूल वैसे लिख दिया, जैसा था वैसे लिख दिया, CHO लिख दिया, उसको जैसे लिखा CH और डबल बॉन्ड लिख दिया, बात तो वही है, CHO ऐसे लिखते हैं। अब हमने क्या किया कि किसी भी एक तरफ का, जैसे यहां का जो अल्फा हाइड्रोजन है, इधर का अल्फा हाइड्रोजन वहां भेज देंगे, एक तरफ की चेन का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे अल्डिहाइड में भेज देंगे, तो इसका एक H कम कर लिया और वहां भेज दिया, मतलब ये देखो इस OH पे भेज दिया, और डबल बॉन्ड यहां से खोलकर इन्हें जोड़ दिया, जहां से H भेजा है वहां से डबल बॉन्ड खोलो, ये डबल बॉन्ड खोलकर यहां भेज दो। तो अब ये साइक्लिक तो मॉलिक्यूल बन ही चुका है, लेकिन इसमें भी OH ग्रुप भी आ रहा है और CHO भी आ रहा है। जैसे हमेशा OH और CHO आता था तो अल्डोल बनता था, ये भी अल्डोल है, क्योंकि अल्डिहाइड की वजह से अल्ड और OH ग्रुप की वजह से ऑल, अल्डोल बन रहा है बेटे। पर ये कैसा साइक्लिक अल्डोल बन रहा है, साइक्लिक अल्डोल बनेगा। ये सब तो अल्डोल है, लेकिन ये साइक्लिक अल्डोल है, और इसे हम कहेंगे साइक्लिक, मतलब साइक्लिक अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि या तो कह देंगे कि साइक्लिक अल्डोल कंडेंसेशन, या इंट्रामोलिकुलर भी कह सकते हैं। इंट्रामोलिकुलर इसलिए कह रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, दो नहीं लिए मैंने, ये एक ही मॉलिक्यूल है, उसी में दो CHO ग्रुप थे, और ये डाई अल मॉलिक्यूल है, डाई अल्डिहाइड मतलब दो तरह के अल हैं, और उसके अंदर ही अंदर हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर बॉन्ड बन रहा है, और एक ही के अंदर ही अल्डिहाइड और OH मतलब अल्डोल बन रहा है।
तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन या साइक्लिक अल्डोल कंडेंसेशन, और ऐसे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट को हम कहेंगे साइक्लिक अल्डोल बनेगा। तो ये हम सारी बातें इसमें कर चुके हैं। इस तरह से मैंने अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में कुछ बातें कही। इसके ऊपर डिटेल हम बहुत सारी आ सकती है। इसी रिएक्शन को हम कई तरह से घुमा फिरा के दिखा सकते हैं, कई एग्जांपल्स बन सकते हैं, लेकिन बेसिक बात ये रहेगी कि अल्डोल तो ये रहा फंडामेंटल फॉर्म में, और 3 तरह के अल्डोल कंडेंसेशन जो है वो ये रहे। इसको हम एबीसी कर लेते हैं, ए बी और सी। एबीसी में हमने क्या दिखाया, एक में दिखाया सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन, एक में क्रॉस या मिक्स्ड, और एक में इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। तो दोनों तीनों कंडीशन बता चुका हूं मैं। यहाँ सेम तरह का मॉलिक्यूल होना चाहिए, या 2 डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल होने चाहिए, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल होगा लेकिन उसमें 2 अल्डेहाइड ग्रुप होंगे, और अल्फा हाइड्रोजन सब में होना चाहिए, और डाइल्यूट NaOH भी सब में डालना है। कंडीशन सेम है ये। अब हम इसके बाद कैनिज़ारो रिएक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। इसको मिटाकर कैनिज़ारो रिएक्शन। एक छोटी सी बात और करना चाहता था इसमें, पर मैकेनिज्म पार्ट में अलग से लूंगा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि बच्चों को पहले सिर्फ वो रिएक्शन दिखाने जो उनके एग्जाम में जनरली आते हैं। सबसे पहले तो वो जनरल चीज सीखेंगे, उसके बाद उसके मैकेनिज्म में भी घुसेंगे, पर वो बात की बात है। आइए अब पहले हम रिएक्शन पूरे कर लेते हैं कि सेकंड तरह का जो हम करने जा रहे हैं वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। ये तो हो चुका। अब कैनिज़ारोज रिएक्शन, इसमें कंडीशंस क्या है देखते हैं। कंडीशंस क्या है कि इसमें कंडीशन ये है कि फिर से 2 अल्डिहाइड या कीटोन होने चाहिए, या तो 2 अल्डिहाइड हो या 2 कीटोन हो, या 1 अल्डिहाइड हो 1 कीटोन हो, मॉलिक्यूल्स 2 होने चाहिए। तो 2 लिख देता हूं सीधा ही, 2 अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। लेकिन इसमें क्या है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। विदाउट अल्फा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन इसमें ये होगी इस रिएक्शन को होने के लिए कैनिज़ारो को, कि इसमें कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि 50% क्या होगा, NaOH। ये अल्कली कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि और 50% होगा। ऐसे कह लो कि 50% को भी कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं इसमें, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये कंडीशन होगी। अब केवल डाइल्यूट NaOH नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये रिएक्शन कैसे होगा देखते हैं। मैं एग्जांपल के लिए 2 अल्डिहाइड लेके चल रहा हूं, आप कीटोन भी लगा सकते हैं। CHO ले लिया अल्डिहाइड, और इसमें ये अल्फा कार्बन तो दिख रहा है आपको, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मैंने तीनों R लगा दिए और लिख भी दिया कि R का मतलब नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, यानी R का मतलब सिर्फ एल्काइल है। ऐसे कह सकते हैं, नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये तीनों R कुछ भी हो सकते हैं, और लेकिन हाइड्रोजन नहीं हो सकते, यानी ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। और ऐसे मॉलिक्यूल हम 2 ले रहे हैं। इसका रिएक्शन क्या होगा देखिए। इसमें हम वही कंडीशन ले रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड या 50%, कैसे कह लो, NaOH डाल रहे हैं हम। और इसमें यह होगा कि इसमें एक खास तरह का रिएक्शन होगा जिसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी यही मॉलिक्यूल ऑक्साइड भी होगा और यही मॉलिक्यूल रिड्यूस भी। तो ऐसा रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आप जानते हैं, पढ़े हुआ आपने पी ब्लॉक में या 11th क्लास में पढ़ा था। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें सेम मॉलिक्यूल ऑक्साइड भी हो और वही मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो। वैसे इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसको ऑक्साइड करते हैं या रिड्यूस, पहले रिड्यूस करते हैं। तो ये R3C था और यहाँ CHO था, अल्डिहाइड ग्रुप था, उसका अगर हम रिडक्शन करते हैं तो CH2OH मतलब अल्कोहल बन जाएगा। ये की कार्बन चेन आ रही है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। जब अल्डिहाइड का या कीटोन का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनता है, लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो मैं यहाँ अल्डिहाइड लेके चल रहा हूं और यहां पर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, R3C तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहां जो CHO था ना उसका बन जाएगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यूं कह रहे हैं कि इसका ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। ये मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो क्यों लिखे हैं सर, यहां लिखा था है डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये है आपका, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो कई तरह के होते हैं, लेकिन उनमें से ये जो कंडीशन है और ये जो हो रहा है इसको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे ही हम इसके कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। देखो एग्जांपल 3 तरह के, पहले ABC कर लेते हैं। अगर दोनों सेम मॉलिक्यूल लेता हूं, जैसे मैं CH3CHO ले रहा हूं, ये कौन सा है, इथेनॉल, और इसके 2 मॉलिक्यूल दोनों सेम ले रहा हूं, देखो दोनों इथेनॉल ही है। और ये कंडीशन कॉमा कॉमा का मतलब सेम कंडीशन लगाऊंगा तो एक का तो ये जो CH3CHO है इसका तो बन जाएगा CH3CH2OH, मतलब इथेनॉल, अल्कोहल बन गया इथेनॉल। और दूसरे का CH3CHO को बनेगा CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड। तो हो गया ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है जिनका ये हो रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन। ऐसे को कहेंगे हम सिंपल कैनिज़ारो, सिंपल कैनिज़ारो।
रिएक्शन। कंडीशन वही है 50% NaOH यानी कॉन्सेंट्रेटेड। अब बी पार्ट लेते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेता हूं बेटे। तो जैसे एक मैंने ले लिया CH3CHO और दूसरा ले लिया मैंने C2H5CHO। आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हो, मैं तो सिंपल कर दिखा रहा हूं। आप ये इथाइल क्यों, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी ले सकते हो। तो इनका दोनों का होगा और क्या, वही 50% NaOH डालेंगे या KOH भी ले सकते हैं। अल्कली लेना है अपने को कॉन्सेंट्रेटेड, और यहां पर क्रॉस लिख रहा हूं मैं, क्रॉस या और मिक्स्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। ये क्या चीज है, ये तब होता है जब दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो और इन दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मैंने इसमें अल्फा हाइड्रोजन रख लिया, नहीं रखो ना। इसमें आप ऐसे कर दो कि इथेनॉल ना लेकर थोड़ा सा बदल दें कि इस कार्बन के ऊपर, जो ये कार्बन हम ले रहे हैं, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं भाई, हमको एल्डिहाइड नहीं चाहिए, ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, तो इसमें हम तीनों मिथाइल लगा देते हैं। यहाँ पर भी मिथाइल, यानी इसको होल थ्राइस लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3, ठीक है ना, उसके साथ 3 मिथाइल है, या होल थ्राइस ही करते हैं, होल थ्राइस C और आगे CHO। यानी ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके ऊपर तीनों मिथाइल है, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तीनों मिथाइल लगे, तो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है ये। तो इससे हम यहाँ पर भी दिखाएंगे कि यहाँ पे C कार्बन था और कार्बन साथ 3 मिथाइल होंगे, CH3 होल थ्राइस। आप तीनों मिथाइल को 3 तरफ भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर वही कि कार्बन और 3 मिथाइल, CH3 होल थ्राइस। कार्बन और 3 मिथाइल तो वैसे ही रहेंगे, और जो अल्डेहाइड ग्रुप होगा या तो उसका बन जाएगा CH2H अल्कोहल, और या उसका ऑक्सीडेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका बहुत लंबा नाम होगा लेकिन होगा ये अल्कोहल ही, और ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसका नाम दे सकते हैं आप, ये CH3 होल थ्राइस को ओपन करके लिख दो तो कार्बन चेन का नाम बन सकता है आराम से। हम यहाँ नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहे, सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं कि अल्कोहल और ये बनेगा। अच्छा आगे चलें, इसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, तो क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। देखो पहले तो मैं इसका कर रहा हूं, इसका कर रहा हूं रिडक्शन, CH3CHO का बन जाएगा CH2OH, और इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं C2H5 का C2H5। लेकिन इसमें भी हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या कर रहा हूं, देखो मेरे को यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देना नहीं है, तो इसके पड़ोस में मैं अल्फा कार्बन लूंगा ही नहीं, सीधा हाइड्रोजन दे दूंगा। इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और इसमें भी ऐसे ही कर रहा हूं। दूसरे मॉलिक्यूल में HCHO तो ले चुका हूं फॉर्मल्डिहाइड, प्लस यहाँ पे क्या ले रहा हूं, CHO के साथ में एक ऐसा कार्बन जिसमें 3 मिथाइल है, तीनों मिथाइल है, हाइड्रोजन तो है नहीं ना, इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है अल्फा, और इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, CHO ग्रुप के पड़ोस में कार्बन है ही नहीं। तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन वैसे नहीं होगा। इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे इसमें नहीं था इनमें, पर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, इसलिए नाम होगा कैनिज़ारो या मिक्स्ड। अब इसमें से एक को कर रहे हैं ऑक्सीडाइज, HCHO को एक को रिड्यूस कर रहे हैं, एक ऑक्सीडाइज। HCHO करेंगे तो क्या बनेगा, CH3OH बन जाएगा सीधा ही। इसका अगर रिडक्शन कर रहा हूं तो ये बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन करें तो CH3 होल थ्राइस था, साथ में कार्बन था, और उसके आगे क्या था, CHO था। इस CHO का कर देंगे COOH, या तो ये बन जाएगा, और प्लस साथ में लेकिन ये भी बनेगा कि इसका हम रिडक्शन कर दें तो CH3 होल थ्राइस C था, और ये CHO का रिडक्शन करोगे तो CH2OH आ जाएगा अल्कोहल, और दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दो, इसका HCHO का करोगे तो HCOOH, यानी मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। इन सबका मिक्सचर बनेगा बेटे। अगर इसका रिडक्शन हुआ इसका ऑक्सीडेशन तो ये चीज, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ उसका रिडक्शन तो ये चीज, यानी दोनों ही होने वाला है। तो इस तरह से मिक्स्ड प्रोडक्ट बनेंगे। कुछ बुक सिंपली इतना दिखा देती है ऊपर वाला हिस्सा ही, पर असल में सब कुछ होगा। तो ये है क्रॉस वाला, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है। अब एक लास्ट बात और, कि जैसे हमने एक चेन लिखी पिछली बार, CH2 की बहुत लंबी चेन है, होल एन, और मान लो यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है, ले लो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर भी CHO है और यहाँ पर भी CHO है। इस बार ये 2 एक्स्ट्रा कार्बन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिखा दो कि CH2 चेन जो है n बार चल रही है। तो इसका अगर मैं मॉलिक्यूल लेता हूं, एक ही मॉलिक्यूल, और इसका मैं फिर से वही 50% NaOH की प्रेजेंस में करता हूं, तो अब की बार देखो होगा तो वही कैनिज़ारो रिएक्शन, पर कैसा होगा, देखो कैनिज़ारोस रिएक्शन तो होने वाला है, कंडीशन देख लिया आपने। अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी यहाँ पड़ोसी कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं लेना है मुझको, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा भाई, ऐसी चेन लूंगा इस कार्बन के ऊपर, जैसे हम 2 R ले रहे हैं, और इन दोनों R के ऊपर कोई भी, इनमें से कोई भी R हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अल्फा कार्बन तो है इसके पड़ोस का या इसके पड़ोस का, तो अल्फा कार्बन के ऊपर R जो है वो हाइड्रोजन नहीं है, यानी विदाउट अल्फा ले लिया। अब इस चेन को हम दिखाएंगे, R2 तो ऐसे रहेगा, R2C ये पार्ट तो ऐसे रहेगा, लेकिन जो अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहे हैं इनमें से एक अल्डिहाइड हो जाएगा रिड्यूस, OH बन जाएगा, और एक बन जाएगा COOH, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इसका रिडक्शन भी हुआ और इसका ऑक्सीडेशन भी, यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन ही है। और क्योंकि इसमें सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे क्या, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो। इंट्रामोलिक्यूल का मतलब होता है जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, तो एक ही मॉलिक्यूल है, मैंने 2 तो लिखा ही नहीं बार, इसमें कहीं मैं एक ही मॉलिक्यूल ले रखा है,
तो ये हम बात कर रहे हैं, अगर एक ही तरह का मॉलिक्यूल होगा सिंपल कैनिजारो, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे तो क्रॉस कैनिजारो या मिक्स्ड, और अगर एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसी मॉलिक्यूल में हो रहा है तो ये है इंट्रा मॉलिक्यूल कैनिजारो। और इसमें क्या होता है, अगर दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होता है। और अगली बात ये, इन दोनों को हम डिस्प्रोपोर्शन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो दो मॉलिक्यूल हैं उनमें से एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरे का हो रहा है रिडक्शन, अलग अलग मॉलिक्यूल का हो रहा है इसमें। लेकिन यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दोनों मॉलिक्यूल एक ही है, जो भी नाम होगा एक ही नाम होगा, तो उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी रिडक्शन, ये भी एक तरह का डिस्प्रोपोर्शनेशन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ध्यान से देखिए कि जो सिंपल और इंट्रा मॉलिक्यूल होता है दोनों ही डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप के होते हैं, लेकिन जो क्रॉस वाला होता है उसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीडेशन किसी और का हो रहा है रिडक्शन किसी और का, उसे हम डिस्प्रोपोर्शन नहीं कह सकते। इन बातों को समझिए। और कंडीशन सब में वही 50% एनएच, और सभी में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब आप इनमें आर का मतलब चाहे जो भी लगाइए, हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, और आर का मतलब आप चाहे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जो मर्जी लगाइए, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स बन सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक थर्ड रिएक्शन और है टिस्चेंको रिएक्शन। ये टिस्चेंको क्या है उसको मैं यहां से मिटाकर अगला शुरू कर रहा हूं, टिस्चेंको रिएक्शन। टिस्चेंको रिएक्शन देखने में काफी हद तक कैनिजारो जैसा ही होता है। तो ये कैनिजारो तो हो चुका है बेटे, लेकिन अब हम टिस्चेंको के ऊपर आते हैं। टिस्चेंको ये एक रशियन केमिस्ट था, रशिया का, जिसका नाम ही टिस्चेंको था। तो टिस्चेंकोज रिएक्शन उसके नाम से पढ़ा है, टिस्चेंको रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है बेटे, सेम ऐसा ही होगा जैसे ये कैनिजारो हुआ था, लेकिन कंडीशन लगेगी। क्या कंडीशन देखो, पहली कंडीशन इसमें क्या है, पहली कंडीशन ले रहे हैं अपन कि इसमें हम दो अल्डिहाइड लें या दो कीटोन लें, उनमें चाहे अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो, और विदाउट, विद और विदाउट, विद और विदाउट सीधा लिखते हैं, विद और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। इनमें चाहे अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली कंडीशन देख ली आपने। और दूसरी कंडीशन क्या है सेकंड, कि इसमें ना तो आप डाइल्यूट NaOH लोगे ना कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, कुछ नहीं, डाइल्यूट NaOH भी नहीं कॉन्सेंट्रेटेड NH भी नहीं, इसमें तो आप क्या लोगे, एक अलग एल्यूमिनियम इथोक्साइड। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ETOX, Al से एल्यूमिनियम, ET से ईथ और OX इथोक्साइड। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या है, C2H5 तो होता है इथाइल, इसमें O लगा दो तो इथोक्साइड हो जाएगा, और इसमें माइनस चार्ज है, और साथ में लगा दो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3+ चार्ज है, बैलेंस कर दो, ऐसे होल्थराइज कर दो, तो ये है एल्यूमिनियम इथोक्साइड। ये फॉर्मूला है। ये रिएजेंट लेंगे अब की बार हम, ना तो डाइल्यूट NaOH ना कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, बल्कि ये लेके चलेंगे। तो क्या होगा देखो, इसमें मैंने मान लो कोई भी एग्जांपल, अब की बार तो कंडीशन कोई दिक्कत है ही नहीं, चाहे अल्फा हो या ना हो तो फर्क ही कोई नहीं है, कोई भी ले सकते हैं, इसलिए हम कोई भी लेते हैं। मैं सिंपल केस ले रहा हूँ, इथेनॉल लेते हैं, चलो आप कोई और भी लेते हैं। अब हमने इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, तो एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। पर कैसे डालना, क्या है, एल्यूमिनियम इथोक्साइड डालना है, ये रिएजेंट डालना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और ऐसा करने के बाद आपका क्या होगा, एक CH3CHO का तो बन जाएगा CH2OH, और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो CH3COOH, यानी इनमें से एक का हो गया रिडक्शन, एक का हो गया ऑक्सीडेशन, तो एक का बन जाएगा अल्कोहल और एक का बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। शुरू में वो क्या था, हमने एल्डिहाइड लिया था, तो एक दो मॉलिक्यूल में से एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी एक तरह का डिस्प्रोपोर्शनेशन है। इसका मतलब बस कंडीशन आप देख लीजिए कि इन मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन मैंने दिखा रखा है, कोई ऐसा एग्जांपल इसमें नहीं भी होगा तो अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर तरह के एल्डिहाइड कैसा भी ले लो, उसका अगर आप ये कंडीशन लगा करोगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना ही है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक बनना ही है। इनमें अब डिटेल्स बहुत सारी है बेटे, इनका मैकेनिज्म भी है, और इनमें भी कई कंडीशन बनती है छोटी छोटी की, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, तो वो सब तो बात की बात है। सबसे पहले आप जो मैंने रिएक्शन करवा दिए, इसके साथ ही हमारे एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस समाप्त हो गए। इसके बाद मैं अगले वीडियो में जैसे कुछ डिटेल्स देने जा रहा हूं, टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिक सॉल्यूशन की पूरे स्ट्रक्चर कंप्लीट क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे बनते हैं, फिर अल्टीमेट स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें से क्या निकल के आएगा, ऐसी कुछ डिटेल्स, और इनमें से कई रिएक्शंस की हम मैकेनिज्म को थोड़ा समझाकर करेंगे, और ऐसी कुछ कंडीशंस को भी लेकर चलेंगे कि इनमें कई कंडीशन आने वाली है जिनको हम पूरी तरह से इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करना चाहेंगे, वो एक अलग वीडियो। अभी तक आपको ये जो बेसिक रिएक्शन कराए हैं पूरे सभी, ये तो हर एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम में आते ही है, तो ये तो हर बच्चे ने कंठस्थ कर लेना, एकदम क्रैम करके और समझ कर और याद करके कभी ना भूलने वाला तैयार कर लेना है। ओके बच्चों, अब इसको मैं वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं डिटेल्स दूंगा। थैंक यू बच्चों, और उसके बाद हम कुछ खास क्वेश्चंस भी करेंगे इनके। ओके, थैंक यू।